बिल्कुल असली वाली बात बोले तो सिर्फ 4 बनती हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये कि आप जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन मेटल नहीं भी मानते, ऐसे करके वो क्वेश्चन डालता, सम ऑफ द साइंटिस्ट डू नॉट कंसीडर ट्रांजिशन मेटल्स एज एल्कली मेटल्स, जिंक, कैडमियम, मरकरी एज। तो क्या जवाब, क्या बात इस बात का? तो ये आपका 12th ग्रुप है, इसका कॉन्फ़िगरेशन n-1d की पार्ट 10 ns2 होगा या नहीं? तो इसमें 3d10, 4d10, 5d10। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था, ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं? एक जवाब तो ये है कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में खास बात क्या है? पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट नहीं हुआ होता, या हाँ, पेनल्टीमेट शेल कंप्लीट नहीं हुआ होता और हम आगे बढ़ गए होते हैं। क्या कहने का मतलब? मान लीजिए मैं स्कैंडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 21, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। तो थर्ड शेल अभी इनकम्प्लीट है या नहीं? इसमें अभी 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 3d9 में, लेकिन थर्ड पूरा नहीं हुआ और हम बात कर रहे हैं 4 की, 4s में चले गए। तो ट्रांजिशन मेटल्स, लेकिन इन ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है? यहाँ क्या होगा? 3d10, 4d10, 5d10। तो ना तो इनकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही इनकी किसी ऑक्सीडाइज स्टेट में पेनल्टीमेट डी खाली नहीं है। जिंक ग्राउंड स्टेट में 3d10, 4s2, जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +2 में वो 3d10, तो डी अब भी फुल है। ऐसे इसका कैडमियम +2 होता है तो वहां भी इसकी 4d10 खाली नहीं हुआ, और ऐसे मरकरी में 5d10 Hg की +2 स्टेट तक जाती है, वो खाली नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कि सिर्फ मेटल्स के लिए इस चैप्टर का नाम लेके बोलूं तो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए वाली बात काम करेगी, कभी वहां ऑर्गेनिक में भी लगा दो। एक वर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसे आप डेल्टा एच, एक वर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जिसे आप डेल्टा सब एच, और इनसे बिल्कुल अलग हट के 2 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब मोटे मोटे तौर पे ट्रांजिशन मेटल्स में चारों का ट्रेंड सेम है। एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन का क्या मतलब है कि आपके पास कॉपर मेटल का ब्लॉक था, आपने उसे इतना गर्म करा कि उसमें जितने भी मेटल एटम्स थे वो सारे अलग अलग होके उड़ने लगे, अलग अलग होके गैसियस एटम बन के उड़ने लगे। उसमें जो खर्चा आएगा डेट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सब्लिमेशन भी क्या है? 1 मोल सॉलिड, 1 मोल गैस बन गया, तो उसमें जो खर्चा आया वो भी वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बोलो सोच के सेम बात है या नहीं? यहाँ भी 1 मोल सॉलिड का हर एक का आपने इंडिविजुअल गैसियस एटम बना दिया, यहाँ भी आपने 1 मोल सॉलिड का हर एक का। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बात सिर्फ मेटल्स पे लग रही है, कभी कंपाउंड्स पे लगाने शुरू कर दो। उधर मेल्टिंग पॉइंट में क्या करोगे? गैसियस एटम तो नहीं बनाओगे, लेकिन जो मेटल एटम चिपके बैठे उन्हें दूरी तो करो ना। उन्हें में जितनी ज्यादा फोर्स होगी, उन्हें दूर करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या करना है? इन्हीं को और दूर करना। तो एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट में जब वो गैसियस बन चुके होंगे, तो वो गैसियस बन गए तो यही बात तक पहुंच गए होंगे। सोच के देखो, बॉयल कर लिया किसी सॉलिड को, तो पहले तो मेल्ट किया होगा, फिर लिक्विड बनाया होगा, फिर बॉयल किया होगा, तो यहीं तक पहुंच गए क्या? स्पेशली इसमें। तो इन चारों के लिए ट्रेंड सेम बात पे डिपेंड कर रहा है, किस बात पे? की मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी है। मेटल एटम और मेटल एटम के बीच में, ये अलग मेटल एटम है, ये अलग मेटल है, ये भी कॉपर का एटम है, ये भी कॉपर, इनके बीच में फोर्स कैसी है? अगर इनमें फोर्स ज्यादा होगी तो गैसियस स्टेट तक पहुंचाना या लिक्विड स्टेट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी। तो इन जनरल ट्रांजिशन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो, कॉमन सेंस, आयरन, गोल्ड, सिल्वर सब कौन है? ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही है। तो हमने सबको एक साथ लपेट दिया कि इन सब के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है। 4 पॉइंट एक जगह कवर हो रहे हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों है? n-1 डी वाले, यानी पेनल्टीमेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल, और ns वाले, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, सब मिलकर बिहेव करते हैं एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ ns वाले होने चाहिए, लेकिन n-1d वाले भी, n-1d में n-1s भी होगा, 3s, 3p, 3d, 4s, सिर्फ ये वाले बिहेव करते हैं एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी
स्ट्रांग होती है। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है। तो बात पता होगी, शायद नहीं पता तो लिख लो। तो इसका मतलब इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा हो गए होंगे, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सब हाई है। बीच में जाके एक जगह आपको फिर अटका देगा, कहेगा फर्स्ट हाफ में तो बढ़ता है ये कुछ भी इनमें से कुछ और फिर घटता है। तो बात बेईमानी वाली है, क्योंकि अगर मैं इस हिसाब से चलूं तो फिर तो जिंक में 3d10 4s2 हो गया, तो मैक्सिमम 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि वो वैलेंस जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग तो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए थी। कह रहा गड़बड़ गड़बड़ क्या कर दी फिर, कहता फर्स्ट हाफ में बढ़ गए। खाली इतना पूछा कि हाई क्यों है, फिर तो उतना ही बोल के रुक जाएंगे। अगर उसने क्वेश्चन की गहराई में उतरा कि फर्स्ट हाफ में बढ़ती है बाद में घटती है क्यों, तो इस बात पे आना है। क्या फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा होगा, ये डी है मान लो फर्स्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो 3D है, स्कैंडियम में 3D1, फिर टाइटेनियम में 3D2, वेनेडियम में 3D3, क्रोमियम में 3D4। वो बात अलग है किधर आ जाएगा। फिर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं क्या, फिर हाफ आने के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पेज फंसा दिया एक। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में बढ़ता है फिर घटता है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे वहां एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट या जो भी इनमें से क्वेश्चन में डाला हुआ वो ज्यादा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वो बढ़ता है। बेईमानी वाली बात है हालांकि, लेकिन हमें फिट करनी है। नेक्स्ट बात जो हमें खूब रुलाती है, जरूरत से ज्यादा ही रुलाती है, वो क्वेश्चन होते हैं ये 3 कैटेगरी के, E0 M2 प्लस स्लैश M, E0 M3 प्लस स्लैश M या E0 M3 प्लस स्लैश M2 प्लस। कभी लिखा होता है ये ज्यादा क्यों है, 2 का लिखा होता है, 2 मेटल के लिखे होते, इसका इस मेटल का ये ज्यादा है दूसरे का कम है क्यों। तो ये 3 बातें समझ आ गई। तीनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं क्या, तीनों बार इलेक्ट्रॉन खाया जा रहा है, खाया जा रहा है 2+7। अब क्वेश्चन में 99% तो दिया था इसकी जीरो वैल्यू ज्यादा क्यों है इससे, या इसकी जीरो वैल्यू कम क्यों है इससे, या इसकी जीरो वैल्यू एबनॉर्मल क्यों है। कुछ तो पूछेगा, ये हवा होगी। अगर ये पूछे इन दोनों में किसकी ज्यादा है और क्यों है, तो हम फंसते हैं। ऐसा वो बोर्ड वाला हमारे साथ नहीं कर रहा। वो पूछा इन दोनों में इसकी ज्यादा क्यों है, इन दोनों में इसकी वैल्यू कम क्यों है, इसकी वैल्यू एबनॉर्मल क्यों है। तो देखो बढ़िया सी ट्रिक है बहुत ही। और ऐसे क्वेश्चन के साथ अगर ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर प्रिंटेड आ गया तो फिर तो पक्का 100% आंसर। एटॉमिक नंबर किस काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, और कोई काम आता है क्या। तो एटॉमिक नंबर दिया आ गया तो इसका मतलब आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं छिपा है। और नहीं भी दिया आया तो हमें स्कट वक्र मनफी कोनी कूजन तो याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, या नहीं। 99% क्वेश्चन उसी में से होगा। उससे नीचे हुआ तो मैंने नीचे के भी बताए हुए, सिर्फ 3 सीरीज याद करवाई थी, एक बार अभी दोबारा बोल दूंगा। क्या बात पकड़ने की है, क्यों आप दिमाग मार रहे हो। इन सब किस्सों में बिल्कुल शुरुआत से बात सोचें तो मेटल तो सॉलिड ही रहा होगा ना। पहले उसका क्या बनाया गया होगा, हीट दे 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 के गैसियस, तो गैसियस एटम में से तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। पहले तो गैस बनेगा, फिर उसको जो एनर्जी देंगे वो आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस एटम आने तक जो मैंने एनर्जी दी उसका क्या नाम रखूं, चाहे तो डेल्टा एच रख दूं और चाहे डेल्टा सब एच। सीख लिया अभी अभी, एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन और सब्लिमेशन सेम होती है मेटल के केस में। फिर इस मेटल गैसियस के बनने के बाद मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या होगा, डेल्टा आई एच। बोलो वो भी मुझे, अगर ये 2+ का किस्सा है तो मुझे एक और निकालना पड़ेगा। बोलो, और अब ये M2+ गैसियस बन जाएगा और इस बार जो एनर्जी दूंगा वो डेल्टा IH2, और वो इससे ज्यादा होगी। ये किसी बंदे में से मैं किसी बंदे से हमने 100 का नोट छीन लिया, अब दूसरा 100 का नोट छीनने आनेंगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या नहीं, क्योंकि वो तो बहुत केयरफुल हो गया होगा अब। तो हमेशा डेल्टा IH2 डेल्टा I1 से ज्यादा ही होती है, इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूर से दूर तक इतना तो हो जाता है कि भाई होनी चाहिए थी 500 से 1000, या होनी चाहिए थी 500 से बढ़ के 5000, लेकिन 500 से बढ़ के बड़ी 1000, तो वो और बहुत सारी बातें आ जाती थी जी, शील्डिंग विल्डिंग। लेकिन हमेशा डेल्टा IH1 से डेल्टा IH2 ज्यादा ही है। M2+ गैसियस से M3+ गैसियस बनाना हो तो अब क्या दूंगा, वो तो अब और भी देनी पड़ेगी ज्यादा पहले से, या नहीं। अब ये वाला पॉइंट को मैं गोला क्यों मार रहा हूं, अगर ये वाला किस्सा हुआ तो इसकी जरूरत, और अगर ये वाला किस्सा हुआ तो इसकी जरूरत होगी, और ये वाला किस्सा हुआ इसी किस्से की जरूरत होगी, इन दोनों की जरूरत नहीं होगी। सोचो आया नहीं, 2 और 3 में खेलना। अब जब ये सब बन चुका होगा,
इनमें से जो भी चाहिए। अब वो चीज, ये सब रिएक्शंस पानी में होती हैं, एक्वा सॉल्यूशन में हो रही होती हैं, तो वो आयन मैं सब इन तीनों में से जो भी बना होगा उसे इन जनरल ऐसे लिख दो, डिपेंडेंस। वो पानी के साथ दोस्ती करेगा और पानी के साथ दोस्ती करके क्या बनाएगा, एक्वस आयन। और इस काम में एनर्जी जो निकलती है उसका क्या नाम, खूब थक लिए होंगे पढ़ पढ़ के, पानी से दोस्ती होने पर एनर्जी में का नाम एनर्जी होती है, क्या नाम। तो ये सब काम खर्चे के थे कमाई के थे, बोलो। देनी पड़ रही है ना हमें एनर्जी उसको, तो खर्चे के हमारे, और ये हमारी कमाई का है। कोई काम कब, कोई बिजनेस कब करना पसंद करते थे, जब हमारी खर्चा हो रहा हो, घाटा हो रहा हो, कमाई हो रही हो। तो मेटल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इन जनरल। इन जनरल बोलूं मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि, गलत बोल गया, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि खुद आया ये तो याद। तो क्यों होते होंगे, उनकी जीरो वैल्यूज इन जनरल मेटल की कैसी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन जनरल समझ गए, क्योंकि बाद में जो नोबल मेटल्स हैं उन्हीं की तो पॉजिटिव है। यहाँ मुझे लिखना है नेगेटिव, यहाँ लिखना है जीरो, और यहाँ नीचे फ्लोरीन, याद है कुछ, बीच में यहाँ कौन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यही तो है। तो साफ हो गया क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज तो कराया था। तो इन जनरल मेटल्स, इन जनरल ज्यादातर मेटल्स की कैसी है, यानी वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, ई जीरो वैल्यू जितनी छोटी हो उतना बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी जीरो वैल्यू छोटी होगी उतना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, देखो ना, देख के जवाब दो। ऊपर होगा, क्योंकि बड़ी वाले तो नीचे आ गए, तो जितना ऊपर होगा 10th क्लास उतनी रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, नहीं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, या आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, आसानी से ऑक्सीडाइज होगा तो बढ़िया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अभी रिवाइज कराते हुए भी लिखाया था क्या, कि इनके साथ क्या लिखना है, तो टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर जाने से बढ़ती है, और टेंडेंसी टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नीचे जाने से। तो मैं नहीं रख सकता, ई जीरो वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना बढ़िया। रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, नोट्स में लिख लो, इस लाइन के बिना तो गाड़ी चलती ही नहीं। अब वापस आते हैं, कोई मेटल की ई जीरो वैल्यू, ये देखो ई जीरो वैल्यू है लार्जली नेगेटिव है, मतलब खूब बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। क्यों देना चाह रहा है, इसका मतलब उसकी ये वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत कम नेगेटिव, वो बनना चाह रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना, तो ये कमाई वाला काम उसमें ज्यादा होगा और ये खर्चे वाले काम उसमें। अब इतनी गहराई में जाने की शायद ही जरूरत पड़े, मेरा काम इससे ऊपरी ऊपरी तौर पे एक तो ये बात याद रखने से हो जाएगा, और दूसरा इस बात से याद रखने से हो जाएगा कि ये वैल्यूज किसी के लिए भी कम है या ज्यादा है या एबनॉर्मल है, वो तीन बात पे डिपेंड, दो बात पे डिपेंड कर रही होगी। क्या, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली। अगर इसके वाले की कॉन्फ़िगरेशन D0 बन रही है या D5 बन रही है या D10 बन रही है, तो बताओ ये बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा, M2 प्लस बनना चाहेगा या नहीं बनना चाहेगा, बनना चाहेगा, क्योंकि M2 प्लस बनते ही या तो वो नोबल गैस हो गया, या वो हाफ फिल्ड हो गया, और या वो फुल फिल्ड ही हो गया। तो उसमें क्या कहेगा, मेरे में तो M2 प्लस बनने से स्टेबिलिटी आ रही है, यानी वो मेटल M से M2 प्लस बनना चाहेगा। और मैं इस बात को रिवर्स कर दूं, क्या बोलूं रिवर्स के नाम पे, कि इस वाले क्या इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन हो तो फिर वो M2 प्लस बनना नहीं चाहेगा, यानी इसकी जीरो वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी। क्यों उड़ जाते हो सर, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाह रहा यानी रिएक्टिव नहीं है, यानी पॉजिटिव नहीं भी हो नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव में भी छोटा नेगेटिव होगा, वही बात यहाँ है। इनमें से ये कोई हुआ तो वो M3 प्लस बनना चाहेगा, और पहले ये वाला हुआ बाद में वाले ये नहीं हुआ तो वो M से M3 प्लस बनना हजम। इन दोनों में भी अब यही बात या नहीं, अगर M3 प्लस की इनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो आप क्या कहोगे, M2 प्लस से M3 प्लस बनना चाह रहा है यानी M2 प्लस ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। और अगर M3 प्लस की ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हुई, मैं उल्टा बोल गया, अगर M2 प्लस की वाली कॉन्फ़िगरेशन हुई इनमें से, तो ऐसे बोल दो M3 प्लस M2 प्लस बनना चाह रहा होगा, या कह दूं M2 प्लस M3 प्लस बनना नहीं चाह रहा होगा। अब इसमें बस मैं एक मॉडिफिकेशन क्या कर दिया था मैंने, कि ये तो है ही स्टेबल, अगर कहीं T2G3 बन रहा हो, यानी जिसमें D इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हो, उसे भी इन्होंने बदमाशी में एक जगह फिट करने के लिए स्टेबल कैटेगरी में डाल दिया, बिकॉज ऑफ T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। T2G3 तो याद है, T2G की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होती है, 3 पे वो हाफ हो गया। अलग दिमाग नहीं लगाना जी सर, फिर EG1 को भी मान लो कि EG में 2 होती है मैक्सिमम, 4 होती है, EG में 4 होती है ना, हाँ 4 होती है, अगर EG2 हो गया तो मान लूं, नहीं EG2 वाले फिर तो सारे हो जाएंगे धीरे। आ गया, अब मान लीजिए इनमें से कोई भी फंडा फिट नहीं बैठ रहा और फिर भी उसकी जीरो वैल्यू अब नॉर्मल आ रही है,
तो निकल में होगा ऐसा E0 निकल 2+ के केस में, तो क्या देंगे बिकॉज ऑफ इट्स, निकल की तो रटा के भेज रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑफ इट्स लार्जली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। और मान लो आपको लार्जली स्मॉल नहीं याद आ रहा हो तो बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी तो वर्ड लिख ही सकते हो बदमाशी में। और निकल 2+ के केस में बिकॉज ऑफ इट्स लार्जली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये क्या था, ये बात हो ही चुकी, ये 3 से 12 तक जाते हैं। इस सीरीज का नाम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, रट जाओ। स्कैंडियम टू जिंक, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज येट्रियम टू कैडमियम, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम टू मरकरी, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एक्टीनियम टू CN। तो फोर्थ वाली तो अक्सर पूछते नहीं कि ये फोर्थ इनकम्प्लीट है, सचमुच में फोर्थ वाली सचमुच में इनकम्प्लीट है, ये सिंथेटिक वाले लिखे हैं इन्होंने। अब यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट बात जो मुझे याद करने की थी, 4, 5th, 6th ग्रुप में CrO3 ऑर्गेनिक याद आ गई हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये अपनी +6 स्टेट, इसमें +6 स्टेट बन रही है क्या CrO3 में, ये +6 स्टेट में स्टेबल MO3 WO3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड दिस इज टंगस्टन। टंगस्टन की स्पेलिंग में कहीं W नहीं है, W इज टंगस्टन। तो WO3 खुश है, यानी वो +6 स्टेट में स्टेबल है। तो मैंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, मेरे कोर्स में नहीं था, 11th में भी नहीं था। 11th पी ब्लॉक में एक वर्ड पढ़ाया था 11th में मैंने, फिर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक में नीचे वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद नहीं करते, नीचे वाले, लेकिन इसमें नीचे वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद कर रहे हैं, ऊपर वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद नहीं कर रहा। तो एक ये वहां से अलग बात है कि जी पी ब्लॉक और डी ब्लॉक आपके पेपर में चांस नहीं है बिल्कुल भी आने का कंपैरिजन डालते हुए, क्योंकि पी ब्लॉक कोर्स में नहीं है सर। फिर भी कोई क्वेश्चन और तरह कुछ घुमाए तो ऊपर वाले हायर में स्टेबल है, नीचे वाले हायर में स्टेबल नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किनकी, ट्रांजिशन मेटल की, एक से वेरी करती है। क्या है आयरन की +2 +3, कॉपर की +1 +2, कितने का वेरिएशन आया 1 का। इनकी 2 से वेरी करती है। फॉस्फोरस की याद करो, 2 फॉस्फोरस की एटलीस्ट याद होगी, 9th में आ जाती है 3 और 5, तो 3 4 नहीं 5। क्लोरीन की अभी दिखाऊंगा, बता दूंगा 1 3 5 7, 2 से वेरी करेगी। और बाकी इन सब की अभी बनाऊंगा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से वेरी करती है और उनकी 2 से वेरी करती है। ठीक है, ऐसे ही जिससे मुझे बात समझ आ जाए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 और 3d खाली, अब डी 0 ही होगा ना, अगर नहीं तो डी ब्लॉक का एलिमेंट ना होता। अब 3p5 ऐसा होगा क्या, 1 2 3 4 एंड 5, और ये 3d बिल्कुल खाली। तो वैसे तो क्लोरीन की आदत क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन लेके पेयर अप होने की, तो इसलिए उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पॉपुलर तो -1 ही है। लेकिन अगर प्लस में जाना पड़ जाए, क्यों जाना पड़ जाए, कि ClO3 में के की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी क्या है, जो पढ़े होते हैं उन्हें ओरल पता चल जाता है स्क्रीन देखते ही। 3 ऑक्सीजन की -6, एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 ऑक्सीजन की -6, इस पे +1, तो क्या बचा +5, प्लस में नहीं आ गई। खैर, अब उस केस में क्या करते हैं, एक तो +1 ये वाला हटा दो, ये हटा दूं तो +1 बन जाएगा। फिर वो कहता है ये वाले को उठा के पहले यहाँ लाओ, कितने हो गए अनपेड, तो अब तीनों को हटा दो तो अनपेड वालों को हटाते हैं वगैरह आसानी से। फिर ये वाला उठ के यहाँ चला जाए तो अब पांचों को हटा दो तो +5। अब ये वाला उठ के यहाँ चला जाए तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से वेरी करती है। आया सबसे आखिरी वाले को अनपेड था, नहीं ब्लैक वाला था, -1 बनाने के लिए बाहर से आया था, पीले वाला हटाया था, ये वाला हटाया था, किसका था ये याद है, हाँ जी Mn रह गया, सॉरी गलत लिख दिया। ठीक है, सेंटर मोस्ट किसे मान रहा है, Mn को। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +1 भी होती है ना, तो अब +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, दिमाग में एक लाइन डेडिकेट कर दी एक ऑक्सीडेशन स्टेट को। फिर Mn में क्या +7, फिर डिजाइन बनाया था पास्कल ट्रायंगल, ऊपर वाले में +6 इधर भी, +6 इधर भी, ऊपर वाले में +5 +5 +5
+5 +5 हो गया। फिर उससे ऊपर वाले में +4 +4 +4 +4 +4 +4 और एक बार और बढ़ गए +4। बोलो फिर +3 +2, तो +3 में +3 +3 +3 हाथ कापा क्यों? कॉपर में तो +3 होती नहीं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिर इधर +3 +3 +3 +3। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s0 है, 4s2 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ +3 स्टेट दिखाता है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन हटाने में क्या खर्चा हो गया? डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2। तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या बोला? मैं थोड़े से पैसे ज्यादा लूंगा तो ज्यादा ही, थोड़े ज्यादा में ही हट जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3d0 होते ही मेरा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो स्कैंडियम ऐसा ट्रांजिशन मेटल जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3, क्योंकि उसे अटेन करने पे उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबिलिटी वर्ड नहीं बोलना, उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती। अब +2 +2 +2 यहाँ क्यों नहीं +2 लिखा? क्योंकि मुझे रट गया अच्छे से, पेपर में खूब क्वेश्चन आता है। यहाँ +2 +2 +2 +2 यहाँ तो लिखना नहीं चाहिए सर आपको, तो मुझे रटा हुआ है ना, जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ही तो दिखाता है। अब +1 कौन? सुना है ना, कॉपर +1 +2। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन दिखाता है? क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन है। फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, पता नहीं कितनी बार आ चुका होगा। अब ये बनाने के बाद क्या कलाकारी करनी थी? यहां से ये दो रब कर देने थे +5 वाले, बस। कितने से वेरी कर रही है? कर रही है तो अब जी हाँ, अभी तो 2 से कर रही है, तो एक्सेप्शन इन जनरल किससे वेरी कर रही है? 1 से। अनपेयर डी वाला एक तरह से कह दूं हटता जा रहा है, या डी वाला हटता जा रहा है, अनपेयर वर्ड में नहीं लगाऊं। हो गया। अब आइए सर जरा जल्दी जल्दी से, और उम्मीद है अब हमें 1-2 पॉइंट ही और नया करना पड़ेगा। ग्रुप 3 से 12 तक ग्रुप एफ ब्लॉक पढ़ लिया अलग ही हमने। 4f 5f, 4f वाले लेंथेनाइट थे, 5f वाले डी ब्लॉक का नाम, एफ ब्लॉक का नाम, या रेयर अर्थ मेटल्स भी होता था क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत कम क्वांटिटी मिलते थे एफ ब्लॉक वाले। फिर 3D सीरीज कौन सी? तो बोला रट के जानी है। 4D सीरीज यट्रियम टू कैडमियम, और 5D सीरीज लेंथेनम टू मरकरी। ओमिटिंग, ओमिटिंग वर्ड समझ गए? वो बीच में जो लेंथेनाइट से। फोर्थ सीरीज इज इनकम्प्लीट, देखो फोर्थ 6D सीरीज इज इनकम्प्लीट। लेंथेनाइट एक्टिनाइट पता ही है। ये बात पूरे लेसन में 3 बार आएगी, हम एक ही बार कर रहे हैं क्या? एक तो ये फोर्ड का फेवरेट है, इज डिफाइंड एज वन व्हिच हैज इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने नहीं सुनाई थी अब तक। ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन आया तो ये देनी है कि जिसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडाइज स्टेट में पेनल्टीमेट डी इनकम्प्लीट मिल जाए। तो जिंक क्या 3d10 4s2, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही है 2+, उसमें क्या? तो जिंक की ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही उसकी किसी ऑक्सीडाइज स्टेट में पेनल्टी में डी खाली नहीं है, तो इसका मतलब वो, तो वही बात कैडमियम में और वही बात मरकरी में। अब बात आती है जी कॉपर की। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2, लेकिन स्टेबल होने के लिए 3d10। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में तो इसका डी इनकम्प्लीट है, सॉरी कंप्लीट है, तो ये नहीं हुआ ग्राउंड के हिसाब से तो। लेकिन कॉपर +1 में तो अभी भी कंप्लीट है, लेकिन कॉपर तो +2 भी दिखाता है उसमें, तो उसकी किसी एक ऑक्सीडाइज स्टेट में उसका पेनल्टीमेट वाला शेल इनकम्प्लीट हो गया, तो इसलिए कॉपर। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है एजी, एजी वाली बात रह गई, ये मुझे याद रखना था। क्या? क्या याद रखना था? बोला था मैंने बहुत पैसे वाले थे तो हम सोने के सिक्के चलते थे, फिर कुछ गरीब हुए थे तो सिल्वर के सिक्के चलने लगे थे, और गरीब हुए थे तो क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ये वाली सीरीज याद रखनी थी। और निकल पैलेडियम प्लेटिनम वनस्पति घी हाइड्रोजनेशन। मैं प्लेटिनम और पैलेडियम और प्लेटिनम में कंफ्यूज होता था, तो मैंने याद रख लिया प्लेटिनम बहुत महंगा है, तो नीचे जाने से महंगाई बढ़ रही है, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, तो उसी अंदाज में झूठ मूठ बोल दिया, रेट नहीं भी पता तो भी। और जिंक कैडमियम मरकरी तो मुझे याद है ही है। और इनमें इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि इसका पेनल्टीमेट डी वैलेंस जैसा बिहेव नहीं करता, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बस
NS2 वाले ही रह गए, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो गई। और इसमें तो बेचारे में इतनी वीक हो गई कि मरकरी की क्या खास बात है कि रूम टेम्परेचर पे बेचारा मेटल होते हुए भी लिक्विड ही रह गया। ये मुझे याद नहीं है किसके नाम पे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम पे। जिरकोनियम का साइज 160 पिकोमीटर और हैफनियम का साइज 159 पिकोमीटर। वैल्यू ना भी याद रहे, नियरली सेम हो गया सर। अब वो वाली बात कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी ऑफ ग्रुप 12 है फुल D10, फुल D10, 3D10 नहीं लिख रहा, D10, क्योंकि 3D तो जिंक में होगा, कैडमियम में 4D10 होगा, तो इसलिए उसने क्या लिख दिया, D10। configuration in their ground state as well as in their hence are not regarded as। 3 बार है लेसन में, हम दोनों आगे 2 बार छोड़ देंगे, क्यों नहीं ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं मानते। अब यहाँ पे आइए, कॉपर के नीचे कौन था टेबल में, सिल्वर नहीं था बोर्ड पे, तो सिल्वर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4D10 5s1। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी सुनी, +1 या +2, AgNO3, क्या हुई Ag की, +1 या +3, AgNO3 में +1, AgNO3, NO3 पे पूरे पे -1 होता है, तो इस पूरे पे +1 ही होता होगा। AgCl में Ag की, तो हमें याद आता है Ag की +1 है, Ag की +1 है तो क्या होगा 4D10, तो इसका मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट में भी और इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट में भी D, तो इसे ट्रांजिशन मेटल। वो कह रहा नहीं हमने नहीं पढ़ी, हम नहीं पढ़ते, Ag रेयरली +2 भी बनाता है और उस केस में वो 4D9 हो जाता है। तो Ag ट्रांजिशन मेटल क्यों है, because it shows Ag+2 state also in which it is having unpaired, in which is having vacant d orbital, या मैं लूँ unpaired d electron, incomplete, vacant incomplete कुछ भी मत बोलो, incompletely filled d orbital बोलो, because it has incompletely filled d orbital। next position impurity table हमने कर लिया, configuration हमें पता है in general क्या, n-1d और d की पावर क्या 1 to 10, और ns में क्या लिखना पड़ता है 1 to 2, किसकी वजह से, कॉपर और जिंक की वजह से, उनका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता था ना, NS2 के बजाय NS1 हो जाता था। इस पेज पे और कुछ करने के लिए नहीं, इस पेज पे वही बात दोबारा आ गई, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं मानते, कुछ नहीं करना हमें, हमें मेन जरा सी बात क्या करनी है, डी ब्लॉक वाले बाकी एस ब्लॉक पी ब्लॉक से अलग क्यों हैं, कि जिनमें कुछ खास बातें हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक खास बातें, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पी ब्लॉक वाले भी दिखाते थे वो तो, लेकिन जितने ये दिखाते हैं उतने वो कम ही दिखाते हैं, और एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बात करें एस वाले तो एक ही दिखाते हैं, पूरे अल्कली मेटल सिर्फ +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल सिर्फ +2। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन ज्यादातर कलर्ड होते हैं, एंटरिंग इन कॉम्प्लेक्स भी सारे स्क्वायर ब्रैकेट में, हमने तो ट्रांजिशन मेटल वाले पढ़े थे, ठीक है। बाकी इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट का काम भी कर रहे थे बहुत सारे या नहीं, और कल बात हो गई थी ज्यादातर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ज्यादातर सब पैरामैग्नेटिक, D0 D10 वाला तो 1-2 किस्सा ही था, इसलिए ज्यादातर सब। देयर आर ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज, बदमाशी पे आ गया, इन्हें 10 ग्रुप पढ़ाने पड़ते, जैसे पी ब्लॉक में 6 ग्रुप पढ़ाते हैं अगर पढ़ाए होते तो 10 पढ़ाने पड़ते, इन्होंने कहा बहुत सिरदर्दी हो जाएगी 10 पढ़ाने में, इन्होंने कहा सीरीज पढ़ा दो, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 3 सीरीज पढ़ानी पड़ेगी बस। क्यों, बदमाशी भी तो करनी है साथ में, कि जिनमें काफी हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज है, और में तो वर्टिकल सिमिलरिटीज होती थी, इनमें तो दे हैव ग्रेटर हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज कंट्रास्ट टू मेन ग्रुप। मेन ग्रुप एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, एस ब्लॉक को, और पी ब्लॉक वालों के मुकाबले इनमें हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज ज्यादा है। अब जल्दी देखो क्वेश्चन एग्जांपल 8.1 हो गया नहीं, करा तो दिया, ग्राउंड इसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में भी, और ऑक्सीडेशन जिंक का। अब देखो इंडेक्स क्वेश्चन हो रहा है क्या, किसका, जिंक का, मैंने इनकम्प्लीट बोल दिया क्या, जिंक का कंप्लीट ही तो है, जिंक का कंप्लीट है ग्राउंड स्टेट में भी और ऑक्सीडाइज स्टेट में भी, इसलिए जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। और स्कैंडियम का ग्राउंड स्टेट में डी इनकम्प्लीट है 3D1, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल है। 8.1 देखो करा दिया गया अभी, कि ग्राउंड स्टेट की बात ठीक है, लेकिन Ag+2 में इनकम्प्लीट डी हो जाता, Ag2+ में क्या हो जाता, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो जाता, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमें पता ही है, मेटल है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ या नहीं। जिंक कैडमियम मरकरी की क्या खासियत है,
सॉफ्ट होंगे। क्यों? बस मरकरी तो सॉफ्ट के नाम पे इतना सॉफ्ट कि लिक्विड ही हो गया। बाकी ये सब हमें याद रहना नहीं है, एचसीपी बीसीसी ये वो। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है देखो, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट हाफ में बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, क्यों? तो जल्दी से, ट्रांजिशन मेटल्स विद एक्सेप्शन ऑफ जिगेंड में आर वेरी मच हार्ड एंड लो वोलेटिलिटी। जब हार्ड है तो मतलब उड़ते नहीं है, उड़ते नहीं है तो लो वोलेटाइल है। मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, क्यों? Involvement of greater number of electrons from n minus 1d in addition to in मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मैंने बोल दिया था n माइनस वन डी एन एस मिलकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। इसी बात को घुमा दिया गया, दे हैव, और एंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन में वाला पॉइंट डाल देगा क्या, मैक्सिमा एट अबाउट मिडल। क्यों? इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड, फर्स्ट हाफ में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे या नहीं, तो दैट इज वन unpaired d orbital is particularly क्या, favorable for strong metallic bonding। इंटरेटम इंटरेक्शन का क्या मतलब, मेटालिक बॉन्डिंग। आया क्या? बाकी कुछ नहीं करना, एंथैल्पी ऑटोमेशन ये वो सब वही है। ये प्लॉट व्लॉट कुछ समझ नहीं आना, कुछ नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। आ गया तो क्या, डेल्टा ई एच क्या हो रही है, इरेगुलर है। एंथैल्पी ऑटोमेशन है क्या, एटमाइजेशन है एंथैल्पी। तो हमें तो जनरल पता है, स्पेसिफिक में जाना ही नहीं। इन जनरल तो क्या बढ़ रही है जी, बढ़ रही है कह रहा हूँ, हाई है जी, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड आ जाए तो फिर से वही, फर्स्ट हाफ में अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पहले बढ़ती है और फिर वो पेयर होने लगता है, इसलिए बढ़ती है। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज एंड, यहाँ बहुत बदमाशी है, जबरदस्त वाली बदमाशी है। हमें बस बदमाशी से ही काम करके आना है। आयंस ऑफ सेम चार्ज शो, समझ गए? यानी +2 वालों को कर रहे हैं तो +2 वालों का साइज लगातार, सारे +2 वालों का लगातार घटता जा रहा होगा। पाग में जाके बातें बढ़ने लगेगा जी, ये है वो है, कटरा बटरा। बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है या नहीं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गई। और ये हमें पता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इज नॉट दैट इफेक्टिव। पुअरेस्ट किसका है, एफ का, और उससे थोड़ा कम पुअर, तो कम पुअर को कह दिया नॉट दैट इफेक्टिव। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन खूब बढ़िया से पढ़ा है अब या नहीं, दोबारा दिमाग मारने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही वाला गाना दोबारा गा दिया गया है, सिरकोनियम एफनियम देखो फिर से वही है, तो कोई दिमाग मारने की जरूरत नहीं है सिवाय कंफ्यूजन के, और कुछ नहीं होगा। ये भी कर लिया था, शील्डिंग ऑफ 1,4F बाय अनदर, एक 4F की दूसरी F से शील्डिंग पुअर थी जब हम गलत बोल रहे थे एज कम्पेयर टू, ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। हमने बोला ऐसे जाने से साइज लगातार, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब नहीं होता वॉल्यूम का फॉर्मूला, और रेडियस, एटॉमिक रेडियस लगातार, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू होगी, तो डेंसिटी, मास बढ़ता ही है, तो मास तो बढ़ रहा है और वॉल्यूम, तो दोनों बातें मिलके डेंसिटी बढ़ा रही होगी या नहीं, बस। तो द डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास, तो दोनों बातें मिला दी, मास का बढ़ना और एटॉमिक रेडियस का घटना, इंक्रीज इन डेंसिटी। स्पेसिफिक घुसोगे तो फंस जाओगे, नहीं पसंद घुसना, जहां पे नहीं घुसाया बुक वाले ने या मैंने वहां घुसना, वरना नहीं घुसना, क्योंकि एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, खो जाएंगे, दिमाग मारेंगे ज्यादा खो जाएंगे। खोने वाला वो पूछेगा नहीं, आएगा नहीं, उसे खुद को नहीं पता। अब देखो जल्दी, ये क्वेश्चन आ गया क्या, जल्दी से देखो आंसर आ रहा है या नहीं, करा दिया या नहीं, आंसर मत पढ़ो। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछता तो, हाई मेल्टिंग पॉइंट पूछता तो, हाई बॉइलिंग पॉइंट तो क्या पूछना है, मेल्टिंग बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, क्यों? n-1d and ns both electrons behaves as, therefore metallic bonding is strong, या therefore interatomic interactions are strong। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑटोमेशन क्यों, वही वाला आंसर, n-1d यानी 3d 10 इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिहेव एज, therefore metallic bonding is 10। अगला आयनाइजेशन एंथैल्पी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, हाँ हाँ कर देना बस। ऐसे बोला साइज क्या हो रहा था अभी, ऐसे जाने से साइज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब साइज छोटे होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हटाना, तो इन जनरल जैसे जाने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ गई। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies the filling of inner d orbitals increase in ionization enthalpy along the series from left to right। क्रोमियम का 3d5 4s1 हो गया,
पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद दूसरा हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कि रेगुलर क्यों है कि देखो क्रोमियम में, कॉपर में क्या हो गया जी, पहला हट जाएगा दूसरा हटाना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि उसका तो इनकी डेल्टा IH2 की वैल्यूज अब नॉर्मली हाई होंगी। बाकी इसमें एक काम की बात जो है किसी एंट्रेंस में काम आ जाए, ये मेरे भी आज तक सही से समझ नहीं आया। मान लो किसी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन 3D764S2 है, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटा लोगे तो क्या हो जाएगा 3D64S1। वो कहता है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये वाला इधर आ जाता, बचा हुआ एक क्या होगा इससे मुझे नहीं पता। तो इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ 3D मेटल्स, अभी तो कह रहा था डिक्रीजेस, अभी क्या कह रहा, though of little significance can be accounted for by considering that removal of one electron alters the so the unipositive ion configuration has no 4s electrons। इंग्लिश है, समझ आई क्या? इसमें से जब मैंने एक आयन हटाया था, इलेक्ट्रॉन हटाया था, तो क्या उम्मीद कर रहा था मैं कि कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए या नहीं, ये होना चाहिए या नहीं, लेकिन ये नहीं होता, क्या हो जाता, तो 4s0। तो बोलियो क्या NS0 किसका, यूनिपॉजिटिव आयन का। तो वही लिखा हुआ उसने, यूनिपॉजिटिव आयन हैज डी की पावर एन, एन अलग अलग के लिए जनरल ना, तो लिख दोगे अगर आज तक आया नहीं है कि जी क्यों नहीं होते, कि जी आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D और 4s की एनर्जी में चेंज हो जाता है, और 4s वाला इलेक्ट्रॉन इसलिए 3D में आ जाता है। बाकी कुछ करना नहीं, करना भी हो तो जिंक की हायर है पता ही है, कॉपर बदमाशी करेगा और Mn2+ बदमाशी करेगा या नहीं, Mn2+ में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि वो स्टेबल है। कल करा दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो ग्रुप नंबर से मैच कर रही थी। इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैच कर रहा था ग्रुप नंबर से, तो वही लिखा हुआ है। मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है ये भी बता दिया था, क्योंकि मैंगनीज में हाईएस्ट नहीं बोला था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखा रहा है, अभी तो बोला था सर उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिखवा दिया वो बात अलग से। अब यहाँ ये करा दिया क्या, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अराइजेस आउट ऑफ, वेरिएबल क्यों दिखाते हैं कि डी इनकम्प्लीट है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय, और वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन से नॉर्मली डिफर बाय, पी ब्लॉक वालों की किससे डिफर करती है, 2 से। अब अगला इंटरेस्टिंग फीचर भी पढ़ा दिया, मोलिब्डेनम का किस्सा पढ़ाया था, क्रोमियम मोलिब्डेनम का नहीं। पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्ड बाय, तो नीचे वाले लोअर स्टेट दिखाते थे, यहाँ नीचे वाले हायर दिखा रहे थे। टंगस्टन +6 में खुश था, क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, टंगस्टन ऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यानी रिड्यूस होना चाह रहा था, यानी +6 स्टेट में खुश नहीं था। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग OA नहीं है, यानी +6 स्टेट में खुश है, यानी हायर स्टेट में रहना चाह रहा है। कौन सा, लोअर वाला। तो वो लोअर में क्यों नहीं रहना चाहते थे, हायर में क्यों नहीं रहना चाहते थे पी ब्लॉक वाले, इनर्ट पेयर इफेक्टिव से। यहाँ क्या है, अपोजिट इज ट्रू फॉर डी ब्लॉक, और ये वाली बात जो मैंने यहाँ लिखी अगली 3 लाइनें ये है। अब कह रहा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये कंपाउंड बना लेते हैं, कैसे याद आया, तो मुझे कॉम्प्लेक्सिस चैप्टर का ये कॉम्प्लेक्स तो स्पेशली याद होगा या नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल 0, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह 0 तो लो एससी हो गई एक तरह से, क्यों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ याद हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग याद आया। तो क्या कह रहा है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड, कैसा लिगेंड, कैपेबल ऑफ इन एडिशन टू, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड था या नहीं। तो एग्जांपल दे दिया NiCO4 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया उसके चारों तरफ, FeCO4 भी पढ़ा था हमने याद हो वहाँ पे, CrCO6 भी पढ़ा था वहाँ पे, पढ़ा था या नहीं, CrCO6 भी, तीनों की शेप पढ़ी थी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपेनेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। देखो एग्जांपल हो गया क्या 8.3। तो हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें जिंक आंसर दे दूं, जिंक भी तो सिर्फ +2 दिखाता था इसने, लेकिन स्कैंडियम क्यों दिया, क्योंकि जिंक को ट्रांजिशन मेटल मानते नहीं बहुत सारे लोग, इसलिए इसने कहा। अब अगला यहाँ पे तो मिसिंग है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 3D सीरीज का कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मैंगनीज, क्यों, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5। अब ट्रेंड्स इन M2+ / M,
10 मिनट का काम बचा, करा नहीं दिया? कब कराया सर? ट्रेंड तो मैंने कराई नहीं, ट्रेंड तो मुझे याद भी नहीं, मुझे करने भी नहीं, लेकिन ट्रेंड किस पे डिपेंड करते हैं, बात हो गई या नहीं? किसका है फिलहाल? यानी एट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा ई एच वन, डेल्टा ई एच टू और हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीन चारों बातों का टोटल डिसाइड कराएगा ई जीरो वैल्यू। अब वो चारों का टोटल इरेगुलर आता होगा, रेगुलर ट्रेंड नहीं आता होगा, इसलिए इनकी जीरो वैल्यूज भी इरेगुलर नहीं होंगी। समझ गए? अब क्या कॉपर एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज करा देता था? नहीं करा सकता था। क्यों? 10th में तो पढ़ लिया, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। अब इस बात को हाईफाई भाषा में क्या बोल दूं? ई जीरो कॉपर का हाइड्रोजन के ई जीरो से ज्यादा है, कॉपर नीचे है ना, इसलिए आ गया। ज्यादा क्यों है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा आई एच वन, डेल्टा आई एच टू और हाइड्रेशन एंथैल्पी मिला के फेवरेबल नहीं होगी, ई जीरो पॉजिटिव आ रही है ना, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी खर्चे को कंपनसेट नहीं करती होगी, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होना पसंद नहीं करता होगा। आ रहा था समझ? देखो, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट। तो कॉपर लेकिन HNO3 से रिएक्ट कर जाता है, कॉपर लेकिन HNO3 से रिएक्ट कर जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन उनमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, यानी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, वो अलग से रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसलिए आगे लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट कर जाता है। हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, बोर्ड पे देखो, टू ट्रांसफॉर्म Cu सॉलिड टू, तो यहां तक आने के लिए क्या दिया होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा IH1 और डेल्टा, इन तीनों का टोटल बहुत हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu सॉलिड टू Cu2 प्लस एक्वस, इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी जोड़ ली, इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स। तो मुझे यहाँ सचमुच में लिखना चाहिए था गैसियस, Cu प्लस से प्लस 2 प्लस तक जो खर्चा आया कंपनसेट नहीं हो रहा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2 प्लस गैसियस की हाइड्रेशन एंथैल्पी से। कुछ नहीं, देखो क्वेश्चन हो गया क्या? 8.4 आंसर मत पढ़ना। ये वाला क्वेश्चन जो इंटेक्स क्वेश्चन है, ये आया था लास्ट बोर्ड के पेपर, जो सबसे लास्ट आखिरी बार पेपर हुआ है। ये रिड्यूसिंग है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? और MnCr3 प्लस MnCr2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या? क्रोमियम का 3d5 4s1 होता है। नहीं तो वैसे ही रट गए होते हैं क्रोमियम का तो बार बार में, +2 हो गया तो 3d5 का 4 रह गया और 4s वाला गायब हो गया, तो +3 बनने पे क्या हो जाएगा? 3d3। ना तो ये हाफ फिल्ड ना ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ। इसका Mn3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 3d4, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग है यानी खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर क्या बनेगा? 3d। तो अब ये कह रहा है ये भी 3d4 है, और तो दोनों का फर्ज क्या बनता था? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन खाएं और खा के स्टेबल 3d5 बन जाए, तो दोनों एक एक खाएं यानी दोनों रिड्यूस हो, यानी दोनों क्या हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये यानी यहाँ पे इस वाले को ज्यादा स्टेबल करना, तभी तो ये बना जा रहा होगा, और यहाँ वाले में यहाँ पे इस वाली स्टेट को स्टेबल करना रिड्यूसिंग है, और यहाँ पे इस स्टेट को स्टेबल करना। तो बात समझ आ गई? क्या करूँ इसके लिए? T2G3 हाफ फील्ड बनने के लालच में ये बन जाता है, और ये 2 प्लस बन के 3d5 हाफ फील्ड D2G। और मैंने कहा भी था आपसे ये रिड्यूसिंग है ना, रिड्यूस हो गया नहीं, और रिड्यूसिंग यानी खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब आप पकड़ लो इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कारण ढूंढ लो दोनों में से का एक हाफ फील्ड फुल फील्ड या नोबल कुछ बन रहा होगा, और जब उसी जिताना तो उसी का बनाना होगा। ऐसा नहीं लिखना जी तुम्हें कुछ कलाकारी वहां रिसर्च करके आना जरूरी हो गया तुम्हें पेपर के 10 दिन पहले। तो ये कुछ आंसर अधूरा लिख रहा है मेरे हिसाब से। इसे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा एच, डेल्टा IH1 और डेल्टा IH2 तीनों का टोटल लार्जली पॉजिटिव है, विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय यही जीरो वैल्यूज इरेगुलर दी हैं क्या? देखना, टाइटेनियम से जिंक तक जाते हुए। कह रहा है इरेगुलर क्यों है, तो क्या कह दूंगा? बीच में जहां T2G3 हाफ फील्ड बन गया था, जहां 3d5 हाफ फील्ड बन गया था, जहां 3d10 बन गया था, या जहां 3d0 बन गया था, उन वाले केसेस में इरेगुलरिटी आ गई थी, या जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी एबनॉर्मल थी उनमें, जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रेगुलर थी उनमें रेगुलरिटी आ गई थी। तो देखो यहाँ पे रटाया था या नहीं? Mn की तो हाफ फील्ड 3d2 प्लस में हाफ फील्ड 3d5 हो गया, जिंक का 2 प्लस में
310 हो गया, इसलिए उनकी जीरो वैल्यूज में एबनॉर्मलिटी है जो भी है। और निकिल की जीरो वैल्यू में एबनॉर्मलिटी किस लिए थी? हाईएस्ट नेगेटिव, निकिल की हाईएस्ट नेगेटिव, उसकी जीरो एबनॉर्मल थी। तो 3 की एबनॉर्मल तो पता चल गई क्यों है, पेपर में आ जाएगी क्यों है फर्स्ट सीरीज वालों की, तो सबकी थोड़ी लिख के आओगे, इन 3 की चमका देना कि जी इसलिए है। सर इनके सिवा और की भी अब नॉर्मल हो रही है, होने दो, जनरलाइज पूछा ना तो पूरी सीरीज 3 का किस्सा सुना दिया, बहुत है। तो बता दिया ना, या तो इसका या इसका, दोनों में से किसी एक का 3D0 या 3D5 या 3D10 या T2G3 स्टेबल हो रहा होगा, इसलिए उसकी जीरो वैल्यू अब नॉर्मल होगी। और वो कुछ भी ना आ रहा हो तो अब नॉर्मल हाइड्रेशन एंथैल्पी, जबकि इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फंसेगा नहीं। तो लो वैल्यू स्कैंडियम में लो होती होगी इसकी, क्यों? तो स्कैंडियम +3 वाले का कैसा कॉन्फ़िगरेशन, तो स्कैंडियम वाले का ये कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो नॉर्मल बन रहा है, इसलिए इसकी भी जीरो वैल्यू अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल में उसने बता दिया लो है, ठीक है भाई लो है। क्यों? M2+M3+ बनना चाह रहा होगा या नहीं चाह रहा होगा, जल्दी बताओ। स्कैंडियम के केस में चाह रहा होगा, और जब चाह रहा होगा यानी ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है या नहीं, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है यानी ऊपर है या नीचे है, ऊपर वाली तो इजीली ऑक्सीडाइज होते थे रिएक्टिव मेटल्स, यानी जीरो वैल्यू छोटी या बड़ी, ऊपर वालों की छोटी होती थी, तो इसलिए इसकी जीरो वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक CO2, अब उन सब में, हालांकि जिंक भी ऊपर ही है, लेकिन उन सब में जिंक की हाईएस्ट क्यों है? तो Zn3+ बनना चाहेगा क्या, जल्दी बताओ। 3D10 तो ये है ना, ये तो 3D9 हो जाएगा, तो ये बनना, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नहीं होगा तो ई जीरो वैल्यू छोटी नहीं, ये होना चाह रहा वालों की छोटी थी, तो ना होना चाहने वालों की बड़ी होगी या नहीं। अब बात इसके बाद आई किसकी, मैंगनीज की। मैंगनीज Mn2+ से Mn3+ बनना चाहेगा क्या? 2+ से बनना चाहेगा, क्यों चाहेगा? Mn2+ का पढ़ नहीं लिया अभी, 3D5 होता है हाफ फील्ड, और इसका तो ये तो बनना नहीं चाह रहा होगा, यानी बनना नहीं चाह रहा होगा, यानी ऑक्सीडाइज होना नहीं चाह रहा होगा, यानी इसकी जीरो वैल्यू मोरी होगी, लेकिन इससे तो कमी होगी भाई। जिंक +3 भी तो, मैंगनीज M+3 दिखाता तो है, जिंक तो +3, तो इसकी जो वैल्यू है इन दोनों के बीच की हो जाएगी या नहीं, तो इसलिए उसने कंपैरेटिवली हाई बोला। मैं जी तो इंडिविजुअल फंसा दूंगा ना कि जी ये बनना नहीं चाह रहा। बताओ सर आया क्या? अब फिर किसकी बात बता रहा है, Fe3+ तो बनना चाहेगा, क्योंकि Fe3+ में 3D5 हो जाता है, और वेनेडियम 2+ क्यों बना रहना चाह रहा है, क्योंकि उसमें T2G3 है, तो वो 2+ ही रहना चाहेगा, यानी ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहेगा। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ, लास्ट बात, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये लास्ट बात में से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ही, तो इसे जरा दिमाग लगा के बढ़िया से, कोई ट्रांजिशन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी उसने अपने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लुटा दिए, तो कोई लूटने वाला बड़ा आया होगा या छोटा मोटा आया होगा, तो बड़ा, सबसे बड़ा लुटेरा कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं नहीं, फ्लोरीन तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसके उसमें आ रहा होगा, या तो ऑक्साइड्स में या फ्लोराइड्स में। उनमें भी ज्यादा किस में आना चाहिए, फ्लोराइड में, ज्यादा किस में आना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ एक बदमाशी है, कभी तो बोलेगा फ्लोराइड में आना चाहिए जी, एक जगह जाके कहेगा, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के केस में Mn2O7 में Mn+7 में आ गया, तो हाईएस्ट में कौन लाया, ऑक्सीजन। Mn फ्लोरीन के साथ काश MnF7 बना लेता, फिर तो क्या कहते हैं, फ्लोरीन भी हाईएस्ट में ले आया, लेकिन Mn फ्लोरीन के साथ 4 ही बना पा रहा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जीत गया फ्लोरीन से भी ज्यादा। तो ये क्वेश्चन उनका फेवरेट है कि जी ट्रांजिशन मेटल के केस में फ्लोरीन से भी ज्यादा विनर ऑक्सीजन क्यों हो गया। पी ब्लॉक में फ्लोरीन विनर रहता, पी ब्लॉक वालों के केस में क्यों हो गया, तो फंस गया था पूरी तरह। क्या बोला, ऑक्सीजन एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन लूटता है, O पे -2, और F एक बार में, तो ये बात तो पी ब्लॉक में भी लगनी चाहिए थी, कहते नहीं वहां की बात मत करो, यहाँ की करते हुए लैंग्वेज मैंने अंडरलाइन कराई हुई होगी। +7 state of manganese is not represented in simple halides। Mn+7 में आया फ्लोरीन के साथ कब, अगर 3 ऑक्सीजन की सहायता लेके, अकेला बनाए तो नहीं। एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, अब ये क्वेश्चन भी आ गया, पहले फ्लोरीन को इज्जत दे रहा भाई, वो हाईएस्ट में क्यों ले जाता है, हायर लेटिस एंथैल्पी और हायर बॉन्ड एंथैल्पी। अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो क्या कह दूं, हाई लेटिस एंथैल्पी, और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हायर बॉन्ड एंथैल्पी, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन की ट्रांजिशन। फ्लोरीन हाईएस्ट में क्यों ले जाता है,
तो कहता है अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, उसकी लेटिस एंथैल्पी हाई होती है, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, ये दोनों ही रिलीज होती हैं, और रिलीज एनर्जी जितनी ज्यादा हो, बनने की कंपाउंड चीज बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो फ्लोराइड क्यों बन पा रहा है कि अगर वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है तो लेटिस एंथैल्पी आई है, और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी आई आया। ये तो अगर मुझे फ्लोरीन को विनर रखना है तो। ऑक्सीजन को विनर रखना है तो देखिए वो क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन एक्सीड्स दैट ऑफ 10 का एग्जांपल है, Mn का फ्लोराइड Mn4 तक F4 तक ही है, जबकि ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो बॉन्ड को उसने क्या बोला, और ये हमने कल कर लिया था। Mn2O7 कैसा था, कोवेलेंट, ईच Mn इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय O, तो ऐसा ही होता होगा ना जैसे Cr2O7 में होता था। ऐसे ही आज तक पूछा नहीं है वाली चीज, तो वो खूब पूछिए। दी एंड। नहीं, बीच में एक इंपॉर्टेंट बात छोड़ी है मैंने जानबूझ के, अभी कराता हूँ बस। ये देखो एग्जांपल 8.5, कोई आंसर नहीं था बेचारे के पास, ये बोला ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है इन तीनों में, दो के बोर्ड पे ये सबसे बढ़िया है, इससे घटिया, इससे घटिया, ही तो कह रहा, क्योंकि इसकी ड्यूस फॉर्म कौन सी है क्या है हमें नहीं पता, वो मोस्ट स्टेबल है, कि बेईमानी नहीं, शुद्ध, इसकी ड्यूस फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो हाउ वुड यू अकाउंट फॉर क्रोमियम में, कॉपर में पहला इलेक्ट्रॉन हटाते ही नोबल गैस आ जाता है, तो वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से हटने दे रहे होंगे, कहेंगे जल्दी हटाओ स्टेबिलिटी आएगी। मैंगनीज में, जिंक में दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाते ही D5 D10 बनते होंगे, तो कहते होंगे, तो इसलिए वैल्यूज मोर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो फिट नहीं बैठेगा है, नहीं सिर्फ वो पूछा है। ठीक है, बस लास्ट बात जो मैंने बीच में रोकी थी वो ये Cu2, ये Cu2 प्लस हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड, ये एडवांस में भी आ चुका है इस पे क्वेश्चन, यानी CuCl2 मिलता है, CuBr2 मिलता है, CuI2 नहीं मिलता, यही मतलब हुआ क्या इस बात का, CuCl, CuBr, Cui, ये तो तीनों ही मिलते हैं, लेकिन जब CuCl2, CuBr2, Cui2 की बात आई तो Cui2 में Cu पे 2 प्लस है क्या देखो, और I जो दो हैं उन पे I नेगेटिव है, I नेगेटिव इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के ये बनना ज्यादा पसंद करता है। अमंग क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयन्स की बात बोल रहा हूँ, किससे इलेक्ट्रॉन छीनना आसान रहेगा, वापस छीनना हो तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, हिंट दे दिया मैंने अगर समझ रहे हो तो। इन तीनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले तो रखा है, लेकिन हम इससे वापस लेना चाहें तो ये आसानी से दे देगा या नहीं, या तो मैं तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मुझे तो वैसे ही दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रॉन रखने में, तो Cu2 प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, आया। अब ये Cu प्लस किसके साथ घूमे, तो मैं यहाँ 4 ले लूँ, 2 का तो I2 बना दूं, और 2 के लिए यहाँ 2 कर दूं, यानी कुछ तो I नेगेटिव ही रह गए, 4 I नेगेटिव में से 2 तो I नेगेटिव ही रह गए, और 2 ने इलेक्ट्रॉन देके I2 बन गए। तो देखो ये रिएक्शन लिखी है क्या, मैंने वहां नहीं देखा, मुझे बैलेंसिंग याद भी नहीं है, मैंने तो ये ट्रिक लगाई हुई बस, कि चीज दे दिए थे कि बनाया, फिर मैं कहा बैलेंस कैसे करूं, तो 2 को एज इट इज छुड़वा दिया। फंडा समझ गया क्यों, क्योंकि आई नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन छीन लेना वापस आसान बात है। लास्ट 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 बात कि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s1 होता है, तो Cu प्लस का और Cu2 प्लस का, बोलो आ रहा है या नहीं। अब इन सब में कॉपर को फर्ज बनता है वो +1 स्टेट में मिले ज्यादा या +2 में मिले, क्योंकि +1 में 3D10 है। अब कॉपर का कोई कंपाउंड याद करो, सबसे जल्दी तो कॉपर सल्फेट याद आता है, CuSO4 नीले रंग का, बचपन में पीछे पड़ गया था, तो CuClSO4 खूब स्टेबल कंपाउंड है, बचपन से सुन रहे हैं, तो उसमें तो कॉपर +2 है। कॉपर के ज्यादातर कंपाउंड्स, क्वेश्चन समझ आ गया, आंसर नहीं बोला मैंने, होने चाहिए थे +1 वाले, लेकिन ज्यादा है, क्यों, कॉपर +2 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, डेल्टा IH1B, और डेल्टा AH तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो +1 बनाना तो भी देनी है, और +2 बनाना, लेकिन कॉपर +2 बनाने के लिए ये देना पड़ेगा, और कॉपर +1 बनाने के लिए बस ये देना पड़ेगा या नहीं, खर्चा भी ज्यादा किसमें आएगा, +2 बनाने में, तो फिर से उसकी संभावना नहीं होनी चाहिए,
बनने नहीं चाहिए, लेकिन हम तो कहना जी 2+ ज्यादा बनता। तो इससे जो Cu+ बना, उसने पानी से दोस्ती करी। पानी से दोस्ती का क्या नाम? तो इसने क्या छोड़ी? डेल्टा हाइड्रेशन H छोड़ी या नहीं? और ये इसने क्या बनाया? उसने पानी से दोस्ती करी, ठीक है, उसने भी एनर्जी छोड़ी, क्या नाम की? डेल्टा हाइड्रेशन H। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। मान लो डेल्टा IH1 500 जूल और डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी 700 जूल। कितनी कमाई होगी? 200 जूल की। अब डेल्टा IH1 कितना? 500 जूल। डेल्टा IH2 उससे ज्यादा ही होगा, मान लेता हूं 800 जूल। कितना खर्चा होगा डेल्टा IH2 बनाने में? 1300। 5 और 8। और डेल्टा IH बनाने में सिर्फ 500। IH1 बनाने में, Cu+ बनाने में सिर्फ 500। उस केस में कमाई कितनी है? कमाई कितनी है? 200। अब इसे बनाने में खर्चा कितना आया? 1300। और इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, किसकी? ये है माइनस, इसका माइनस। Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या Cu+ की? Cu+ पानी से अच्छी दोस्ती करेगा या Cu2+? Cu2+ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है नहीं, पानी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा खींचेगा। एनर्जी छोड़ी कितनी? -5000 जूल। खर्चा कितना हुआ था? आप पहले तो 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सिर्फ। इस केस में कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 500। इस केस में कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? आपका कौन खर्चे? 500 में काम चल रहा है तो कह रहा नहीं, एक बार 1300 खर्च तो ले। कितनी कमाई होगी? 3700 रुपए की कमाई हुई। माइनस तो कमाई का यहाँ उल्टा है, कमाई माइनस में दिखानी पड़ती है केमिस्ट्री में। और यहाँ कितनी कमाई हुई थी? तो आप क्या कहोगे? कहीं से उधार उधार ले लेता हूँ, 800 रुपए का जुगाड़ कर लेता हूँ, 800 रुपए का जुगाड़ और कर लिया तो 3700 रुपए की कमाई होगी। और अगर सिर्फ 500 से ही खेला तो 200 की। अब समझ आ गया Cu2+ क्यों बन जाता है? कि Cu2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी Cu+ से ज्यादा होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि डेल्टा IH2 के नाम पे जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना 800 का ज्यादा, वो मोर देन कंपनसेट हो गया ना। 800 खर्च करके आपने 3500 फालतू कमा लिए। 200 तो तब भी कमाते हैं, 3500 फालतू कमा लिए। तो इस बात को इंग्लिश में क्या लिखा है इसने? एक तो ये कॉपर आयन की डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन पढ़ा दी थी क्या कल, जब कहा था सब बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का? वापस आइए। स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ रेदर देन Cu+ इज ड्यू टू एक्वस, एक्वस की बात कर रहा है, मच मोर नेगेटिव डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+। एक्वस की हाइड्रेशन तो बहुत नेगेटिव है। किससे? विच मोर देन कंपनसेट्स फॉर सेकेंड आयशन एंथैल्पी के नाम पे जो 800 रुपए खर्च करने पड़े थे, उसे खर्च करके आपको 200 के बजाय 3500 की, 3700 की कमाई हो गई। ये बात हमें कुछ खास करने को है नहीं। क्यों? हमने E0 वैल्यूज तो डिटेल में पढ़ ली अभी। +2 वाली भी, +3 वाली भी, और +3 और +2 वाली भी। फिर से पैराग्राफ बना दिया बेमतलब को। मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे या नहीं ज्यादातर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो उससे ऊपर होंगे वो तो मिनरल एसिड के अंदर हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना लेंगे। तो ये वाली बात है। और E0 वैल्यूज फॉर द रेडॉक्स कपल shows that Mn3+ CO3+ R। तो ये आपको रटने हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है +3 वाले, और ये तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट। इनकी E0 वैल्यू स्मॉल होती होंगी, जिनकी स्मॉल थी वही तो उनकी E0 वैल्यू लार्ज होती होंगी। Cr2+ को किसमें रहना ज्यादा पसंद था? Cr3+ में, कल भी याद करो। तो इसलिए उसने एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दी। ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है 8.6। E0 वैल्यूज इरेगुलर है क्या? पूछो क्यों, तो हमने बता दिया ना क्या। +2 आने तक क्या क्या देना है? डेल्टा एच, डेल्टा IH1, डेल्टा IH2 और डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोल दूं ये चारों। अब 4 को 3 कैसे बना दूं? डेल्टा एच को एक जगह, डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 को ब्रैकेट में डाल के दूसरी बात, और डेल्टा हाइड्रेशन को कभी कोई सी ज्यादा कभी कोई सी, इनकी रेगुलरिटी की वजह से ओवरऑल E0 इरेगुलर हो जाता। देखो ये या नहीं? नॉट रेगुलर क्यों?
इरेगुलर वेरिएशन इन, देखो ब्रैकेट में डाल दिया नहीं, एंड डेल्टा एच को, डेल्टा एच को क्या लिख दिया, एक ही बात है ना दोनों। और जो लिखना भूल गया क्या, एडिशन एंथैल्पी भी तो निकल के इसमें रेगुलर थी, निकल दिया हुआ यहाँ पे, तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया, क्योंकि रेगुलरिटी इन डेल्टा एच और डेल्टा टू, नंबर टू रेगुलरिटी इन डेल्टा एच, नंबर थ्री रेगुलरिटी इन डेल्टा एडिशन एच। बस इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, इसका भी, ये वाला 3D5 है, याद हो गया होगा अब तो, इसलिए इसकी वैल्यू मच मोर पॉजिटिव है इनसे। आंसर पढ़ लो, यही है कुछ और। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स में या फ्लोराइड्स में, इसने अभी ये नहीं पूछा, ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स में क्यों मिलती है, तो क्या जवाब, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये नहीं पूछा ऑक्साइड्स या फ्लोराइड में किसकी है, फिर कहता अगर ऑक्साइड और फ्लोराइड कह देता कि जी इन इट्स among which highest oxidation state is observed in case of oxides or in case of fluorides, तो क्या कहता, ऑक्साइड्स बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियरिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फिलहाल तो इन जनरल पूछा ऑक्साइड्स या फ्लोराइड्स में ही क्यों मिलती है, बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, कौन इनमें से स्ट्रॉन्गर है, क्यों, तो हमें खूब पता है Cr2+ को तो किसी भी हाल में Cr3+ बनना या नहीं बनना, Fe2+ से भी हालांकि Fe3+ बनना चाहिए, क्योंकि Fe3+ की 3D5 स्टेप को कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, वो भी स्टेबल है, लेकिन उनमें भी ज्यादा दीवाना ये क्यों, तो आप क्या कहो Cr2+ because Cr3+ is highly stable in after it becomes highly stable after attaining T2G3 configuration। नहीं तो पहले मैंने E0 वैल्यूज से भी लिखा रखा, दोनों की E0 वैल्यूज लिखाई थी, वो रट सकते हो रट लो, हालांकि ज्यादा बढ़िया आंसर यही है। E0 वैल्यू भी तो उसी वजह से गड़बड़ हुई है क्योंकि वो T2G3 में ज्यादा स्टेबल रहना पसंद करता है।